हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। तो अभी जो हमारी मैनेजमेंट सीरीज़ चल रही है उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एफडीआई बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी ये चैप्टर। थोड़ा वेट करते हैं हम लोगों को ज्वाइन होने का, अभी उनको टाइम देते हैं थोड़ा। आई होप जो पहले भी मैंने लेक्चर्स लिए वो आपको समझ आ रहे हो और आप उनको देख रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो एफडीआई का फुल फॉर्म जो है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। तो एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है हमारी कंट्री में कोई फॉरेन कंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट आना। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल हु बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री। मतलब हमारे इंडिया का वो पर्सन नहीं है, वो है फॉर सपोज यूएस का, चाइना का, जापान का। तो बाय फॉरेन इंडिविजुअल और अ फर्म, ओके। तो ये कैसे होता है? एफडीआई जो हमारा होता है ये टू वेज में होता है। एक तो होता है कि बाय एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, कि वो किसी कंट्री में जाके कोई नया ही बिजनेस शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब पूरा स्क्रैच से जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कोई नई कंपनी ओपन कर दी है। या फिर बाय होल्डिंग और बाइंग स्टेक इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ओके। अब नया जो वो कंपनी शुरू करते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में वो स्टेक ले लेते हैं, दोनों ही एफडीआई के टाइप्स हैं और एफडीआई का पार्ट है, ओके। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इफ अ फॉरेन इन्वेस्टर holds more than 10% of shares in a listed company, it will be called as FDI। मतलब वो कम से कम उसका 10% स्टेक होना चाहिए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में, तभी वी कैन टर्म इट एज FDI। अदरवाइज इट वोंट बी काउंटेड एज FDI, वो FDI होगा ही नहीं। एटलीस्ट 10% स्टेक होना ही चाहिए, ओके। अब जैसे कि ये टू टाइप से होता है, बाय क्रिएटिंग न्यू कंपनी और एंटिटी, ओके। बाय क्रिएटिंग न्यू एंटिटी, इसको हम कैसे क्या टर्म देते हैं? ग्रीन फील्ड एफडीआई। और जो एग्जिस्टिंग कंपनी में होता है दैट इज ब्राउन फील्ड एफडीआई। अब मैं इसके आपको थोड़े एग्जाम्पल्स भी देती हूँ, ओके। जैसे कि डोमिनोज आया या मैकडी आया, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना एक नया एंटिटी है, नया एक आउटलेट ओपन कर रहे हैं इन इंडिया, तो वो हो जाएगा ग्रीन फील्ड, ओके। उन्होंने एक नया अपना बिजनेस शुरू कर दिया है इन अ डिफरेंट कंट्री, ओके। तो इसका एग्जाम्पल है डोमिनोज और मैकडी। अब ब्राउन फील्ड का क्या होगा? अभी ब्राउन फील्ड का ये हो जाएगा कि कोई कंपनी उसने स्टेक कर लिया या कोई नया उसने वहाँ का कोई कंपनी टेक ओवर कर लिया है। तो अभी क्या हुआ था, टाटा मोटर्स जो था हमारा इंडिया की कंपनी, वो यूके में जो लैंड रोवर है, ओके, उसको उसने टेक ओवर कर लिया और उसने उसको परचेज कर लिया इन फुल कैश ट्रांजैक्शन। तो ये लैंड रोवर बाय टाटा इन यूके, टाटा मोटर्स, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया व्हाट इज एफडीआई एंड ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एफडीआई। अब एफडीआई तो ये हो गया। अब एफआईआई क्या हुआ? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
अब जैसे आजकल बहुत सारे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबका अकाउंट होता है एक डीमैट अकाउंट जिसके थ्रू वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बॉन्ड्स ऑफर्ड बाय एन इंडियन कंपनी, मतलब कोई हमारा बाहर का जो इंडिविजुअल और फर्म है वो इन्वेस्ट कर रही है इन शेयर्स और बॉन्ड्स ऑफ अ इंडियन कंपनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, FII। जैसे कि SBI हो गया, रिलायंस के शेयर्स हो गए, ये उन्होंने बाय कर लिया, बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको सेबी का जो लाइसेंस है वो मैंडेटरी एक्वायर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन शेयर्स और बॉन्ड्स। तो जो बहुत वहाँ की इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो वो लोग वो लाइसेंस लेती हैं और उनके थ्रू वो लोग शेयर्स परचेज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे अपन कर सकते हैं इंडियन कंपनी, वो लोग नहीं कर सकते, उनको एक लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं FDI के। फर्स्ट इज इम्प्रूव्स फॉरेक्स पोजीशन। अब जो फॉरेन करेंसी है हमारी, ओके, तो जैसे FDI होता है इंडिया में, तो उसके साथ हमारी फॉरेन करेंसी भी आती है, जिस कंट्री का वो पर्सन है रिस्पेक्टिवली उसी कंट्री की करेंसी आती है। तो हमारे यहाँ जो भी करेंसी है वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है फॉरेक्स करेंसी। जो भी इन्वेस्टर है वो अपने साथ क्या करता है, करेंसी वहाँ की लेकर आता है, बाय इन्वेस्टर्स करेंसी। ओके, सेकंड हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो कंपनी है या जो इंडिविजुअल हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, सो उनको कैपिटल भी लाना पड़ेगा। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दे नीड सम कैपिटल, तो वो कैपिटल आएगी हमारे यहाँ, तो उससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, मतलब मनी आ रहा है हमारे कंट्री में, तो इट विल काउंट एज कैपिटल। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब यहाँ पे कोई प्लांट हुआ, पावर प्लांट हो गया किसी कंट्री का, तो उसमें क्या चाहिए, उनको एम्प्लॉयज़ भी चाहिए रहेंगे, बिकॉज एम्प्लॉयज़ तो हमारे कंट्री के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अपने यहाँ से तो वो इतने लेके नहीं आ पाएंगे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दे नीड सम पीपल टू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या होगा, यहीं से रिक्रूट करेंगे, हमारे जो कंट्री है वहीं से रिक्रूट करेंगे, एंड उससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, और जिससे क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन भी होगा, इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब जैसे जो कंपनी आ रही है तो वो क्या करेगी, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो कंट्री में वो कर रही है, ओके, होस्ट कंट्री जो है वहाँ पे दे डोंट यूज़ दैट टेक्नोलॉजी और स्किल्स नहीं है उनके लेबर के पास। जैसे कि अभी इंडिया में 5G नहीं है, अभी इंडिया में जो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई स्किल्स नहीं है, तो द कंट्री और द कंपनी विच इज़ कमिंग इन टू आवर कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, तो वो दे विल ब्रिंग अलॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स विद देमसेल्फ, और वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, हमारे कंट्री में अपग्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, यहाँ पे इम्पार्ट करेंगे सब में कि ये टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करनी है और ये स्किल्स हमको यूज़ करनी है, तो इट विल अपग्रेड टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। अब क्या हुआ, जैसे कि कोई हमारे कंट्री में एक नई कंपनी फॉर्म हुई, ओके, वो कुछ प्रोडक्ट ऑफर कर रही है जो कि बेटर क्वालिटी के हैं एंड लेस कॉस्ट के हैं, तो लोग क्या करेंगे, दे विल प्रेफर टू बाय दैट प्रोडक्ट ओनली, जो कि कम कॉस्ट पे है एंड बेटर क्वालिटी का है। तो इससे क्या होगा, जो बाकी एग्जिस्टिंग कंपनीज थे जो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, तो दे विल बी मोर एफिशिएंट टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स, मतलब इससे कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, एक हेल्दी कंपटीशन आएगा, और जो अल्टीमेट क्वालिटी है, जो कस्टमर्स को क्वालिटी मिलनी है, इट वुड बी इंक्रीज्ड, तो इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी थ्रू कंपटीशन। ओके, अभी जो नेक्स्ट है, अब हमारे कंट्री में क्या होगा, FDI आने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी डिमांड तो मीट हो रही है, बट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बचा जिसको वी कैन एक्सपोर्ट, जिससे हम क्या करेंगे, अपने एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, तो एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज बाय FDI।
अब हमारी कंट्री में उन्होंने प्लांट सेटअप कर लिया, उन्होंने बिजनेस भी कर लिया, उन्होंने अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर लिया, तो आफ्टर अर्निंग रेवेन्यू हमारी जो गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब है या टैक्स सिस्टम है, तो दे हैव टू पे सम टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एज वेल, तो इट विल इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा इनकम हो जाती है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेता है, उनसे उनका एक रेवेन्यू का पार्ट लेता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस एफडीआई के। अब हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफडीआई। फर्स्ट इज इनवर्ड एफडीआई एंड सेकेंड इज आउटवर्ड एफडीआई। ओके, सो इनवर्ड क्या होता है? इनवर्ड मतलब अंदर आना, इन, आउट मतलब जाना। तो इनवर्ड एफडीआई क्या होगी? व्हेन अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन और फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्ड एफडीआई। और आउटवर्ड क्या है? इसका वाइसा वर्सा है, मतलब जब हमारी इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है इन सम फॉरेन कंट्री और इन अदर कंट्री, तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड एफडीआई। इंडियन कंपनी इन्वेस्ट आउटसाइड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो हमारे ये एडवांटेजेस थे कुछ एफडीआई के। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, disadvantages of FDI. अब obviously there are some pros and cons of FDI as well. So let us discuss the disadvantages of FDI. So the first and foremost disadvantage of FDI is fear to domestic companies. अब जो हमारे कंट्री में कोई नई कंपनी फॉर्म हो गई है जो कि आउटसाइड कंट्री की है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है वो, तो इससे क्या होगा? एक फेयर हो जाएगा अमंग्स डोमेस्टिक कंपनी। उनको फेयर होगा कि हमारी सेल्स डिक्रीज ना हो जाए, लोग हमारी कंपनी को प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देयर वुड बी अ फेयर टू डोमेस्टिक कंपनीज रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्वाइवल। कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, कंपटीशन ब्रिंग्स फेयर टू डोमेस्टिक कंपनीज। अब कुछ कंपनीज तो यहाँ पे सरवाइव कर लेंगी, बट कुछ कंपनीज जो कि बहुत स्मॉल स्केल हैं, जो कि इतना कॉम्पीट ही नहीं कर सकती, उनके पास इतना कैपिटल ही नहीं है टू कॉम्पीट विद जाइंट कंपनीज, तो वो क्या करेंगी? वाइप आउट हो जाएंगी, मतलब उनका बंद ही हो जाएगा कंपनी ड्यू टू अराइवल ऑफ जाइंट कंपनीज। अब किसी कंपनी के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो उसका ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट होगा इट वुड बी अवेलेबल एट अ लेसर प्राइस। तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो लेबर इंटेंसिव है, उसका प्रोडक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जब हमारे कंट्री में एफडीआई आएगी तो इट विल वाइप आउट दी स्मॉल कंपनीज। थर्ड इज लेस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हमारी एफडीआई है उसमें गवर्नमेंट का उतना कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय सम आउटसाइडर्स। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। अब जो हमारी एफडीआई आई है तो इट इज़ मोर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। वो कैपिटल लेके आते हैं, वो अपने एसेट्स बनाते हैं, यहाँ पे मशीनरी बनाते हैं जिससे कि वो प्रोडक्शन करते हैं, अपना बिजनेस कैरी ओवर करते हैं। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इतना नहीं है, बिकॉज इंडिया इज़ अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, तो यहाँ पे उतना उसका वैसे बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाती है इतनी, तो इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव।
ऑटोमेशन आ जाता है यहाँ पे। ऑटोमेशन आने से क्या होता है, लोगों की जॉब्स भी जाती हैं, बहुत सारे लोगों की, बिकॉज कोई प्रोसेस हमारा ऑटोमेटेड हो गया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब्स फिर कम हो जाएंगी। तो कैपिटल इंटेंसिव है रेदर देन लेबर इंटेंसिव। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको कुछ डाउट भी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब देर आर majorly 3 types of FDIs. First is horizontal, second is vertical and third is conglomerate FDI. अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So what is horizontal FDI? Horizontal FDI is when a company invests in the same activities abroad, means as well as in their home country and in their host country. इसका हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इन सबको समझेंगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल। जैसे आईफोन है, अब आईफोन की असेंबली हो रही है इन सम अदर कंट्री, इन 3 अदर कंट्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस या सेम प्रोडक्ट बन रहा है हमारा इन ऑल द 3 कंट्रीज। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल FDI। या सेम जो उसका प्रोडक्ट है, सेम इंडस्ट्री है, सेम एक्टिविटी है, वो कैरी ओवर करेगी इन डिफरेंट कंट्रीज। या फिर इसका एक एग्जांपल और हो सकता है कि आईफोन आई और उसने सैमसंग टेक ओवर कर लिया या बाय कर लिया है, तो वो क्या सेम एक्टिविटीज करेगी, फोन प्रोड्यूस करेगी। नाउ सेकंड इज वर्टिकल एक्टिविटी, जो कि सप्लाई चेन FDI भी होती है। अब इसमें क्या होते हैं, सपोज डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, कोई प्रोडक्ट को बनाने के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, रॉ मटेरियल्स हो गया, असेंबली हो गई, सेलिंग हो गई। तो ये क्या करती है कि जो भी सप्लाई चेन की हमारी स्टेजेस होती है, तो डिफरेंट स्टेजेस को डिफरेंट कंट्रीज में कंडक्ट करती है। तो वर्टिकल FDI में होता है इन्वेस्टमेंट इज मेड within the supply chain but not directly in the same industry। मतलब सेम इंडस्ट्री नहीं होगी तो भी चलेगा। ओके, बट नॉट डायरेक्टली इन सेम इंडस्ट्री। अब जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, उसने क्या कर लिया, उसने टेक ओवर कर लिया है कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो वो सेम इंडस्ट्री तो नहीं है बट एक सप्लाई चेन है, मतलब उसको असेंबली में टायर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो टेक ओवर कर लेती है टायर कंपनी को। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेक ओवर्स टायर कंपनी और स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टायर इन अ डिफरेंट कंट्री। ओके, तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल FDI। नेक्स्ट कम्स कॉन्ग्लोमरेट FDI। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाना, मतलब जो हमारी बिजनेस था या जो हमारा नेचर है बिजनेस का, इट इज टोटली डिफरेंट व्हेन वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट एज FDI इन अदर कंट्री। तो इसका मतलब होता है टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। ओके, इसमें क्या होता है, कंट्री जो कंपनी जो होती है, फर्स्ट कंपनी एंटर्स इनटू अ न्यू मार्केट और कंट्री, और न्यू प्रोडक्ट होता है, न्यू इंडस्ट्री होती है, मतलब जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री से रिलेट करे, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। अब जैसे मारुति सुजुकी है एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी क्या है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, बट अगर वो फूड इंडस्ट्री
में एफडीआई करती है, तो इट इज कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। मारुति सुजुकी एंटर्स इन फूड इंडस्ट्री। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग भी है कि नया ही प्रोडक्ट बना लिया है रिगार्डिंग नई इंडस्ट्री के, तो उसमें सब कुछ डिफरेंट होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन से या एग्जिस्टिंग कंपनी से। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ एफडीआई। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके अब एफडीआई का कुछ इम्पोर्टेंस भी है जो कि वर्ल्ड बैंक ने उसको बताया है। एफडीआई इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इन डेवलपिंग द प्राइवेट सेक्टर इन लोअर इनकम जनरेटिंग कंट्रीज। मतलब अगर किसी कंट्री में एफडीआई आती है, स्पेशली अगर वो कंट्री लोअर इनकम कंट्री है या लोअर इनकम जनरेटिंग कंट्री है, तो वहाँ के लिए वहाँ का डेवलपमेंट जो होता है इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल बाय एफडीआई। मतलब एफडीआई के थ्रू ही उसका डेवलपमेंट होता है। अच्छा, ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने, मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इन डेवलपिंग द प्राइवेट सेक्टर। अब कैसे होता है ये पॉवर्टी भी रिड्यूस करती है थ्रू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एफडीआई से हमारा जो डेवलपमेंट होता है कंट्री का वो काफ़ी वेज में होता है। एक तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी ला रही है, न्यू स्किल्स ला रही है, तो ऑल ओवर काफ़ी डेवलपमेंट होता है ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द एफडीआई। मतलब एफडीआई आने से पहले लोग बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, और बिफोर इन्वेस्टिंग द कंट्री और कंपनी कंसिडर सेवरल फैक्टर्स सच एज स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इंडिया में अगर कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो क्या देखेगा, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, स्टेबल है या नहीं। ऐसा नहीं कि आज उसने कोई रूल निकाल दिया, कल जाके दूसरा रूल निकाल दिया, तो द कंपनी नेवर वांट्स टू इन्वेस्ट इन सच कंट्री। तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट भी ज़रूरी है। ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि सपोर्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट को, ना कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल बैन लगा देगी या रेस्ट्रिक्ट करेगी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो countries prefer that government that is supportive to investment। सेकेंड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब कोई गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा था कि यहाँ पर वो एफडीआई नहीं आ सकती है, सम टाइप ऑफ एफडीआई आर नॉट कैन नॉट बी डन इन अ कंट्री, ओके। बट जो हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कहा कि एफडीआई को परमिसेबल करना चाहिए इन एवरी फील्ड। तो गवर्नमेंट हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए टू एक्सेप्ट दैट, मतलब वो अलाउ करे कि यहाँ पे एफडीआई हो, ना कि रेस्ट्रिक्ट करे। तो गवर्नमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल टू अलाउ एफडीआई इन ऑल द सेक्टर्स। गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव मेजर्स। अब गवर्नमेंट के कुछ कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स भी होने चाहिए, लाइक डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग द पोर्ट्स। मतलब कोई कंपनी आ रही है तो वो उसको कुछ फैसिलिटीज़ भी तो मिलनी चाहिए, है ना। तो वो फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, तभी कोई कंट्री सोचेगी कि हाँ इधर पे हम करते हैं एफडीआई, अदरवाइज इट वुड फाइंड अ डिफरेंट और बेटर ऑप्शन। गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव मेजर्स for better infrastructure like ports or highways, okay। Next comes exchange rate stability।
अब जो करेंसी है रिस्पेक्टिव कंट्री की वो थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज उसका रेट जो चल रहा है कल उसका इतना डाउनफॉल आ जाए कि इतना ज़्यादा लॉस हो जाए कंपनी को कि नेक्स्ट टाइम से वो इन्वेस्टमेंट करे ही ना। तो द करेंसी शुड बी स्टेबल, उसका जो प्राइस आज चल रहा है उसी के नियर बाय वो फ्लक्चुएट करे, ना कि बहुत हैवी फ्लक्चुएशन उसमें ना हो। शुड बी स्टेबल। एंड द लास्ट इज स्कोप ऑफ द मार्केट। अब जब मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट लेके आ रही है या इन्वेस्ट कर रही है थ्रू एफडीआई, वहाँ पे उसका स्कोप होना चाहिए, वहाँ डिमांड भी होनी चाहिए उसकी प्रोडक्ट्स की, टू एक्सप्लॉइट द मार्केट एंड एक्सपेंड इन बोथ द होस्ट एंड होम कंट्री। टू एक्सप्लॉइट द मार्केट एंड एक्सपैंड in both the countries. Okay, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि एफडीआई हमारे यहाँ होगी या नहीं। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। आप एक बार रीड कर लीजिए इनको, कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं, जो कि हमारे IFS वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट एज वेल। आई होप आपको समझ आ रहा है। अभी क्या है, थोड़े थोड़े मेजर्स फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं। पहले तो एफडीआई बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी इंडिया में, बट जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे नए नए फील्ड्स में भी एफडीआई अलाउ हो गई है। कहीं पे 49 है, कहीं पे 100% है। तो ये अभी जाके थोड़ा अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। So coming to the MCQs related to this topic, first is the dash is the nodal agency for formulation of policy related to FDI. First is RBI, second is NABARD, third is SEBI and fourth is Department for Production of Industry and Industrial Trade. So the right answer is this, Department for Promotion of Industry and Industrial Trade. ये इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरा पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है रिगार्डिंग एफडीआई। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म इन बिजनेस लोकेटेड इन अदर कंट्री इज कॉल्ड एफडीआई, CRR, म्यूचुअल फंड और फॉरेक्स। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। So the next question is investment in new industry or new market is called। अभी ये हमने डिस्कस किया है। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है? वर्टिकल एफडीआई इज रिलेटेड टू सप्लाई चेन, नॉट डायरेक्टली इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब कोई कार कंपनी ने टायर कंपनी को में इन्वेस्ट कर दिया है। हॉरिजॉन्टल इज सेम इंडस्ट्री, सेम एक्टिविटीज जो करते हैं इन ऑल दी कंट्रीज। वेयर इज कॉन्ग्लोमरेट इज इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंडस्ट्री। तो तीनों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई इज द राइट आंसर। हमारे और भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, तो प्लीज गो एंड चेक देम। तो हमारे वेबसाइट पे और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं
जिस पे आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो आप एक बार जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा। तो जो आज का लेक्चर था, आई होप इट इज़ easy. Now you can answer it quite easily. So अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज फ्रॉम यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव। तो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी है, तो काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ने में। तो प्लीज़ गो एंड चेक इट ऑन आवर वेबसाइट। और सबसे अच्छा फीचर ये भी है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे MCQs भी मिल जाएंगे, तो आपका एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर एग्ज़ाम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।